और ये बाहर का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और दूसरा आपका स्फेरिकल मीडियम है यानी ग्लॉस मीडियम है जिसमें इंटर करना है देखने के लिए रिफ्लेक्शन, जहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो लेट अस टेक two medii of refractive index N1 and N2 and their spherical boundary as Mn. Their spherical boundary is Mn. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इससे कोई भी लाइट अगर जाएगी यहाँ पे इस तरफ जाएगी तो इसके सरफेस पे आएगी, तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, स्फेरिकल सरफेस पे सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो नॉर्मल होगी, उसके साथ जो एंगल होगा वो आपका इंसिडेंट एंगल होगा। दूसरी बात, लेट अस सपोज दैट N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि हम स्फेरिकल मीडियम में जा रहे हैं तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं? N2 इज ग्रेटर देन N1, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो N2 इज ग्रेटर देन N1 है, तो ये लाइट जो अगर मीडियम चेंज ना होता तो ऐसे जाती, मीडियम चेंज होने की वजह से ये आपके नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई और ये लाइन ऐसे न जाकर के ऐसे आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने एक एजम्पशन लिया है। एजम्पशन ये लिया है कि जो n से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्सिस पे, ये पॉइंट और m को इंसाइड करेगा। क्या करेगा? ये पॉइंट और m को इंसाइड करेगा, ये एजम्पशन है हमारा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है, पर ध्यान रखना हमको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल चूज करना है। तो ट्राइंगल है हमारे पास में N M C, ट्राइंगल है हमारे पास में N M I, ट्राइंगल है हमारे पास में N C I, ट्राइंगल है हमारे पास में N M O। ठीक है, ओके, ट्राइंगल है हमारे पास में NMO। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि tan थीटा अगर स्मॉलर वैल्यू के लिए लिया जाए तो इक्वल टू थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इक्वल टू थीटा हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू थीटा हो जाता है। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, एंगल आई, एंगल आई एंगल आई को किन एंगल के टर्म में लिखा जा सकता है? एंगल आई को किन एंगल के टर्म में लिखा जा सकता है? ठीक है, एंगल आई को किन एंगल के टर्म में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो एंगल आई को लिखा जा सकता है किन एंगल के टर्म में? एक तो ये एंगल मिल जाएगा आपको, अब दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा ये एंगल मिल जाएगा, NMC ले लो, ये सॉरी ये एंगल C। इस डायग्राम को बाहर बनाओ तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको। ये एंगल आई है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, और इस लाइन के हिसाब से देखो एंगल आई और ये मिला करके भी 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से एंगल आई इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इसका एंगल में थ्योरम होता है ट्राइंगल में कि किसी भी ट्राइंगल का जो आपके पास में एक्सटर्नल एंगल होगा वो दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, याद है? ठीक है, यस। ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल NMC में सबसे पहले NMC है, ट्राइंगल NMC में आप निकाल लो C एंगल का tan थीटा, आप निकाल रहे हो tan एंगल, इसी की बात कर रहे हैं, NCM की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? NCM की, NCM की, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू बन जाएगा MN अपॉन MC, MN अपॉन MC बन जाएगा। इसी तरीके से ट्राइंगल NMI में
MNMI में एंगल I निकालते हैं, तो आपको निकालना है इसमें tan ऑफ एंगल NIM। NIM कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा MN अपॉन MI। इसी तरीके से ट्राइंगल NMO में अगर आप निकाल लो, मैं इधर लिख देता हूं इसको, आपको निकालना एंगल O, tan NOM, ये बन जाएगा आपका MN अपॉन MO। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो आपका सॉल्व हो गया ये। यहां से एंगल I इक्वल टू एंगल O प्लस एंगल C है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं O कह दे रहा हूं, इसको मैं C कर दे रहा हूं। ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल O प्लस एंगल C। एंगल O की वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, tan थीटा इक्वल टू थीटा के टर्म में, ये MN अपॉन MO है, MN अपॉन MO है। और एंगल C की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है हमने, MN अपॉन MC, MN अपॉन MC। ये हो गया आपका एंगल I। ठीक है, इस ट्रायंगल को हटा दें। अब आपने एंगल R को देखो, एंगल R आपका इस ट्रायंगल में है, क्या है, एंगल R आपका इस ट्रायंगल में है। ठीक है, तो एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा NCM। NCM ये एंगल होता है माइनस NIM। ठीक है, देखो एंगल R इक्वल टू एंगल C माइनस एंगल I। ठीक है, एंगल C माइनस एंगल I, NCM माइनस NIM। देखो ध्यान से देखो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे पिछले वाले थ्योरम के हिसाब से। देखो इसको यहाँ अगर बाहर बनाओ ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये एंगल आपका आउटर एंगल है, ये एंगल C है, ये एंगल R है, ये एंगल I है। तो एक्सटर्नल एंगल दोनों इंटरनल एंगल के इक्वल होगा, I प्लस R इक्वल टू C हो जाएगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, C माइनस I हो जाएगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो सारा ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। एंगल C की वैल्यू ऑलरेडी आपने NMC में निकाला हुआ है, MN अपॉन MC, और एंगल I की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है आपने, MN अपॉन MI, MN अपॉन MI निकाला हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन को करना है, इन ट्रायंगल को चूज करना है, तीन ट्रायंगल को, उनसे एंगल O की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू, एंगल I की वैल्यू, इन तीन एंगल्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको देखो M की वैल्यू निकालना, O की वैल्यू निकालना है, एंगल O की निकालनी है, C की निकालनी है और I की निकालनी है। तीन एंगल की वैल्यू आपको निकाल के रखनी है। ठीक है, ठीक है, OIC किसकी वैल्यू निकालनी है, OIC की वैल्यू आपको निकालनी है। OIC की वैल्यू निकाल करके एंगल की रखनी है। अब फिर इनके टर्म में, OIC के टर्म में एंगल I और R की वैल्यू निकालनी है। तो I इक्वल टू OC हो जाएगा, एंगल I इक्वल टू OC हो जाएगा, और एंगल R इक्वल टू C माइनस I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल R इक्वल टू C माइनस I हो जाएगा। इन वैल्यूज को आगे लेकर के चलते हैं और स्नेल्स लॉ को मॉडिफाई करते हैं। तो आपका स्नेल्स लॉ था, क्या था बेटा, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, यही था ना।
साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1 था, याद है? यस। तो उसको N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर एंड फॉर स्मॉल एंगल्स sin I can be written as equal to angle I and sin R can be written as equal to angle R. तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा N1 एंगल I इक्वल टू N2 एंगल R। एंगल I की वैल्यू आपने पीछे निकाला हुआ है, एम एन अपान, देखो एम एन कामन है, नीचे MO अपान MC बनेगा खाली, Mn अपान MO प्लस Mn अपान MC इक्वल टू N2। इसमें भी ऊपर Mn बनेगा, नीचे MC माइनस MI बचेगा, नीचे MC माइनस MI बचेगा। तो कितना मैं स्मूथली कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। Mn दोनों साइड से निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, Mn दोनों साइड से निकल करके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो OM इक्वल टू ऑब्जेक्ट है तो माइनस U हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा N1, ये बन जाएगा N1। Mn कैंसिल कर दो, 1 अपान MO ऑब्जेक्ट है तो 1 अपान माइनस U हो जाएगा। MC आपका रेडियस है, R है, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस R हो जाएगा। इसी तरीके से ये N2 है, 1 अपान MC R है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 अपान MI आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस B। R वाले टर्म को एक साथ में कर लो, U और B वाले टर्म को एक साथ में कर लो, तो ये N1 अपान माइनस है, ये N2 अपान माइनस है, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा N2 बाई B माइनस N1 बाई U। इधर ले जाओगे तो N1 अपान R है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, N2 बाई R प्लस प्लस ही रह जाएगा, R कॉमन हो जाएगा तो N2 माइनस N1 बाई R हो जाएगा। ये है आपका पहला डेरिवेशन। ठीक है। जब रिफ्रैक्शन होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उनके बीच जो आपका इमेज बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका बीच रिलेशन होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बाई बी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ यू बाई यू। देखो ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट का मीडियम है, इमेज पे इमेज के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और फाइनली इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स नोन है, तो आप इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? यस। सबको समझ में आ गया? आई की वैल्यू और आर की वैल्यू लाके यहाँ पे इक्वेशन में पुट अप कर देना है, इसको रीअरेंज कर लेना है, और MO की जगह पे देखो MO इक्वल टू माइनस यू होगा, MC इक्वल टू प्लस R होगा, और MI इक्वल टू प्लस B होगा, एज पर कन्वेंशन ऑफ साइन, है ना। इनकी वैल्यू रिजल्ट यहाँ पे रख देना, रीअरेंज कर लेना, तो आपको मिल जाएगा N2 बाई B माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ठीक है, मिल जाएगा।
यस सर। सर जो एन एंगल आर के लिए ट्रायंगल यूज किया था, एक बार वो वाला हाईलाइट कर दो। ये वाला ये ट्रायंगल देखो, इसको ध्यान से रखो, इसको आगे तक बनाओगे ऐसे, ये आपका नॉर्मल था ना, यस सर। ये वाला आपने ट्रायंगल यूज किया एंगल आर के लिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ओके सर। ठीक है। तो इसमें ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आई प्लस आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C इक्वल यस टू आई सर। प्लस आर, ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा इसका कि अब हम जिस मीडियम में इंटर किए तो उस मीडियम से बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे? जिस मीडियम में इंटर किए तो उस मीडियम से बाहर निकल जाएंगे। बच्चों ध्यान रखने की बात यहाँ पे सिर्फ एक है, ये आपके लेंस का पहला सरफेस है, ये आपके लेंस का आउटर सरफेस है। ये आपके लेंस का आउटर सरफेस है, ठीक है। इसको इस तरीके से देखना है, जैसे आप ध्यान दो, अगर आपका लेंस ऐसे होता है ना, ऐसे, तो इसी को थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया बीच वाले हिस्से को, जिससे चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या होता है, इस मैकेनिज्म को एक बार समझ जाओगे तो जान लो कि कोई समस्या खत्म हो गई। ऑप्टिक्स में चीजें आपको दिखनी चाहिए, जैसे लेंस आपको देखने के लिए लगाते हैं, वैसे ऑप्टिक्स में जो फिनोमेना है वो आपको दिखने चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट यहाँ से जाएगी, पीछे पड़ा हुआ था, ड्यू टू चेंज इन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये झुक जाएगी और ये यहाँ से चली जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये O है और सपोज कर लो ये I1 बन गई। अब ये जो I1 है ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्या करेगी? ये दूसरे वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है बेटा। ये दूसरे वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। यस। ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो एक्चुअली में आप देखो तो आपका लेंस यहीं पे इंड हो जाता है ना, ऐसे यहीं पे, तो इसके भी बाहर हो जाएगी। और ये जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी तो इसका इमेज इसे दोबारा से बना देगा ऑब्जेक्ट आपका। क्या करेगा? ये इसको दोबारा से इसका इमेज कहीं बना देगा, यहाँ पे ले जाकर के। आई तो इस तरीके से 3 स्टेप का प्रोसेस हो गया। पहला स्टेप, जो पहला सरफेस है आपका, वो ऑब्जेक्ट का इमेज I1 बनाता है, और फिर दूसरे स्टेप के लिए ये इमेज की तरह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इसकी इमेज फाइनली ये यहाँ पे बना देता है, ठीक है। तो चलिए अपने लेंस वाले इमेज को देखते हैं और इसको बनाते हैं, इसके फार्मूले को। ये लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज यहाँ बना दे रहा है, I ये O, ठीक है। ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ से जो होगा U हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस इसका D हो जाएगा, U हो गया, B हो गया। ये आपका लेंस मान लो फर्स्ट लेंस है तो N1 हो जाएगा, सेकंड लेंस A2 हो जाएगा। इन दोनों के मिडिल पॉइंट को हमने AB लिख दिया, AC लिख दिया, ठीक है बेटा। ये लेंस अपना बना देते हैं ABC, आवर लेंस इज ABC, ठीक है। जैसे कि पहले किया था हमने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगा,
लेंस का N2 हो जाएगा और बाहर का फिर से N1 हो जाएगा। तो पहले सेटअप के लिए यानी फर्स्ट लेंस के लिए, ठीक है, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, जो फर्स्ट सेट है उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, उसके फार्मूले को, उसके वैल्यूज को लिखते हैं। जो फर्स्ट सेट का बनेगा उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा उसको लिखते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, देखो N2/B था फार्मूले में, N2/B क्या था, N2/B याद है, N2/B याद है सबको, नहीं बोलो, N2/B। यस तो यहाँ पे OB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, N2/OB लिख लेते हैं अभी, नहीं सॉरी, ये पहले सरफेस के लिए बना रहे हैं ना, तो हमने बताया था कि यहाँ पे इमेज आई बन जाएगा, इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये आपका इमेज I1 बनाएगा और I1 का इमेज ये आपका I2 बनेगा। B से डिस्टेंस मेजर करना आपने को, ठीक है, B से डिस्टेंस मेजर करना। ये O हो गया, B I1 हो गया, B I2 हो गया, तो N2/B I1 हो जाएगा प्लस N1/OB हो जाएगा इक्वल टू N2 माइनस N1/R हो जाएगा। R का मतलब BC1 जो आपका पहला ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसको मैं R1 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं R1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं R1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी वैसे भी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। यस सर। ठीक है, अब दूसरे सेट के लिए लिखें, तो दूसरे सेट के लिए लिखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये इमेज बन जाएगा। ये N1 में इमेज बन रही है, ध्यान रखना, कहाँ बन रही है, N1 में इमेज बन रही है ये आपकी, ठीक है, N1 में इमेज बन रही है, तो N1/, मैं इसको BI लिखता हूँ या DI लिखूँ, जो भी आप चाहो मैं उसको लिख सकता हूँ। अगर इस पॉइंट से इसको मेजर करेंगे तो DI लिखेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे तो BI लिखेंगे, चलो यहाँ से लिखा तो DI लिख देते हैं इसको। ये N1 मीडियम में इमेज बनेगी तो DI हो जाएगा। और क्या होता था आपके पास में, प्लस ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब N2 वाले मीडियम में बन गया है, ये बन जाएगा N2/, ये बन जाएगा आपका N2/DI1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, N2/DI1 बन जाएगा, या BI1 जो भी लिखना चाहो उसको लिख सकते हैं, ठीक है, DI1 या BI1 कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखने की बात है, ध्यान से देखने की बात है, आपको जो डिस्टेंस DI मेजर करना है, DI1 जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है, जब आप इस लेंस के लिए बात करोगे, सेकेंड लेंस के लिए, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, वो यहाँ कहीं बीच में पड़ेगी, तो इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको, तो इसकी डिस्टेंस आपकी माइनस में हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू N2 माइनस N1/DC2 या R2, क्या लिखते हैं इसको, DC2 या R2। R2 आपका अगेन देखो, इसका R2 इधर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ -R2, चलेगा। यस ठीक है बेटा, चलेगा। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, N2 अपान BI1 है, N2 अपान DI है, प्लस माइनस साइन के साथ में है, N1 अपान OB है अपान N1 अपान DI है। ठीक है, अब एक एजम्पशंस लेते हैं कि लेंस आपका बहुत पतला है, तो इस केस में BI1 इक्वल टू DI1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या, N1 अपान DI प्लस N1 अपान OB इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 अपान R1 माइनस R2, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। अब अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, वैल्यू कौन सी पुटअप कर दी जाए, वैल्यू पुटअप कर दी जाए आपके पास में OB के जगह पे माइनस U और DI की जगह पे B, तो बन जाएगा N1 अपान B माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान 1 माइनस R1 बाई R2। अब इसका एक स्पेशल केस राइट करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब OB टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो जो इमेज होता है आपका वो कहाँ बन जाता है, फोकस पे बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज आपका फोकस पे बन जाएगा, तो DI F हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा N1 बाई F, और इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, ये बन जाएगा N2 माइनस N1 अपान 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब N1 को लाके यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 1 बाई F इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 अपान 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब बेटा N2 माइनस N1, देखो N1 मीडियम से, लेंस का मीडियम N2 जा रहे थे, तो N2 बाई N1 क्या हो गया, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई F इक्वल टू N21 माइनस 1 N21 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपका फार्मूला हो गया लेंस के लिए। ठीक है, हो गया। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 4 और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3, इस वाले को। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर N1 को यहाँ पे लेकर के चले आते हैं हम, पहले से यहाँ से N1 को लेकर चले आए, तो ये फार्मूला दोनों इक्वल हो जाएगा 1 बाई 1 बाई, तो इस वाले पूरे हिस्से की वैल्यू 1 बाई F आ जाएगी। ठीक है, तो 3 और 4 को अगर कंपेयर करें तो इस वाले पूरे हिस्से की वैल्यू इक्वेशन 3 से लाके यहाँ पे रख दें, तो ये बन जाएगा 1 बाई F इक्वल टू N1 अपान OB प्लस, इसमें भी N1 ही है ना, N1 तो हट गया, पूरा हटा दो पूरा, 1 अपान OB प्लस 1 अपान DI। अगर OB और DI की वैल्यू पुटअप कर दें तो 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान माइनस U प्लस 1 बाई B हो जाएगा, या इसको 1 अपान F इक्वल टू 1 बाई B माइनस 1 बाई U लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या मिला हमको, सबसे पहले रिफ्रैक्शन फार्मूला मिला। क्या मिला था, क्या फार्मूला था, बोलो बेटा। U और B में रिलेशन था N2 बाई B माइनस N1 बाई B
इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ठीक है, सही है पहला रिलेशन। यस। दूसरा रिलेशन मिला 1/f इक्वल टू N21 माइनस 1 ब्रैकेट में अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसके हेल्प से हम अलग अलग लेंस के लिए उसकी फोकस डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपका R1 होता है और ये आपका R2 होता है। इस वाले के लिए ये आपका R1 होगा और इसका R2 होगा। तो इसका R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, इसके लिए R1 नेगेटिव, इसका R2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो फोकस डिस्टेंस है वो फोकस निकाल सकते हैं कि कौन सा फोकस इसका कहाँ पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है दोनों सरफेसेस के। तो ठीक है, तीसरा रिलेशन हमने निकाला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज है वो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है, क्योंकि वो लेंस से बाहर निकल गया है ना, N1 से N1 में चला गया, N2 में प्रोसेस हुआ है खाली बस। ओके बेटा, इसलिए इसमें N1 N2 कुछ नहीं है। ओके ठीक है, अब देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वाटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो यहाँ से यहाँ पे दिखाई पड़ने लगता है ना, कहाँ से, वो यहाँ से यहाँ दिखाई पड़ने लगता है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे इसका, लेंस को वाटर में डाल देंगे या ऑब्जेक्ट को वाटर में डाल देंगे और लेंस लगा देंगे बीच में, तो लेंस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, तभी जा करके जीई के क्वेश्चन बनेंगे। नीट में अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं जो कि आपके रिफ्रैक्शन को या लेंस वाली चीजों को जस्टिफाई करेंगे या जिनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा। ठीक है, इस फार्मूले को बोलते हैं थिन लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? थिन लेंस फार्मूला। बहुत बार डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले, तो इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, ठीक है, यस। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव किया है, ध्यान रखना ये कॉन्केव लेंस के लिए भी सेम फार्मूला वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रियल इमेज लिया हुआ है, वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी, डाइवर्जिंग होगा तो। ठीक है, ठीक है, यस। इसमें दो फोकस होंगे आपके पास में, एफ और एफ डैश या F1 और F2। ध्यान रखना ये आपके लेंस से दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? लेंस से दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्केव लेंस के लिए ट्रू होता है। ठीक है, जो आपके लाइट के डायरेक्शन में फोकस पड़ता है, जिधर से लाइट आती है उसको फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ पड़ता है जिधर लाइट जाती है लेंस से क्रॉस होकर के, उसको सेकंड फोकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, बात यस। समझ में आ गई? ठीक है, डायरेक्शन साइन नोटेशन वही रहेगा जो पीछे था, यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा। ठीक है,
अब आप लोग इमेज फॉर्मेशन देखना है तो आपने एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक उठानी है आपको, और उसमें अलग अलग कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव दोनों के लिए इमेज बनाई गई है, अलग अलग पोजीशन में बनाई गई है। उसको बना करके एक बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपका वही होगा जो पीछे होता था। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू बी बाई यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है बच्चों आप लोगों के लिए, वो होता है पावर ऑफ लेंस, जो कि आप अपने लाइफ में बहुत यूज करते हो। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस एक्चुअली में लेंस का पावर होता है कि कितना वो आपके लाइट को बेंड कर पाता है। पावर ऑफ लेंस, तो दिस इज नथिंग बट बेंडिंग पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लाइट को कितना बेंड कर पाता है। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज 1 by f if f is in मीटर। अगर सेंटीमीटर में होता है तो इसको डिफाइन करते हैं 100 by f if f is in सेंटीमीटर। इसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। यस। और मैथमेटिकल टर्म में बोले तो पावर इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द लेंस। मैथमेटिकली अगर देखें इसको, ये अगर आपका लेंस है, कोई इन्फिनिटी से लाइट आ रही है एक्सिस के पैरेलल, तो आने के बाद में वो जितना बेंड करेगी, एक्चुअली में इसको ऐसे जाना चाहिए था कि जितना बेंड की यहाँ पे, मान लो डेल्टा एंगल बेंड की, तो इसके टेन थीटा के इक्वल जो होगा वो पावर होगा। 10 डेल्टा इक्वल टू कॉल्ड पावर, 10 डेल्टा विल बी कॉल्ड इज पावर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका f होता है, और ये जो आपके पास बेंडिंग है, अगर आप इसको लिखो तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। ये हाइट अगर h है तो 10 इक्वल टू h बाई एफ हो जाएगा, एंड फॉर h इक्वल टू 1 डेल्टा स्मॉल होगा और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, फॉर दिस कंसिस्टेंट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बन जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 1 बाई एफ हो जाएगा। और यहीं से इसकी डिफिनेशन आई है पावर की, p इक्वल टू 1 बाई एफ। तो पावर एक्चुअली में क्या है, ये लेंस का पावर है जिससे वो किसी रेज को बेंड करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर 2.05 माइनस 0.5 माइनस 2.5 माइनस एनीथिंग प्लस 2.5। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इस तरीके के लेंसेज आप लोगों को लगते हैं, आप लोग यूज करते हैं। तो आप पावर निकाल सकते हो, पावर निकाल के उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ रही है या डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यस सर। तो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक खोलना, और उसमें टेबल बनी हुई है कि एफ का साइन क्या होगा कन्वर्जिंग के लिए और डाइवर्जिंग के लिए, उसको नोट करना। ठीक है, ठीक बेटा। अब मान लेते हैं किसी लेंस का पावर प्लस 2.5 डी दिया हुआ है। अगर पावर आपका प्लस 2.5 डी दिया हुआ है तो इसका फोकल लेंथ कितनी होगी? तो आपको पता है P इक्वल टू 100 बाई एफ होता है, अगर एफ सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो, है ना?
ठीक है। यहाँ से F इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100/P हो जाएगा, 100/2.5 हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा, तो +40 cm। देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इफेक्टिव फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो फोकस डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहाँ पे बनना है, इस डायरेक्शन बनना है, मतलब का क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको बहुत क्लियरली कोरिलेट करते थे, पावर है क्या ये, पावर, उस बच्चे का पावर बढ़ जाता है जो चीजों को इकट्ठा करता है, नॉलेज को इकट्ठा करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है, उसका पावर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा मतलब पॉजिटिव होगा। और जो बच्चा नॉलेज को इकट्ठा नहीं करता है, भूल जाता है, डाइवर्स कर जाता है, कोई पैसा मिले किसी को दे दे, खर्च कर दे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने पास से चीजों को दूर फेंक रहा है, उसके पास पावर घटता जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो जो लेंस आपका कन्वर्ट करेगा, चीजों को इकट्ठा करेगा, कंसंट्रेट करेगा एक पॉइंट पे, उसका पावर पॉजिटिव हुआ। और जो डाइवर्स करेगा, खर्च करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका पावर खत्म होता जाएगा, ठीक है। ओके, ये लेंस के लिए ट्रू है, ठीक है बेटा। जो कन्वर्ट करे उसका पावर पॉजिटिव, जो डाइवर्ट करे उसका पावर निगेटिव, इस बात को ध्यान रखना। ना समझ में आए तो पावर से फोकस लेंथ निकाल लेना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई मतलब लेंस की दूसरी तरफ मेजर करना है, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव आई मतलब लेंस की तरफ मेजर करना है, तो लेंस की तरफ मेजर तभी होगा जब वो डाट डाट करके बना हुआ, जब ये लाइट यहाँ निकल जाए तो उसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके बनानी पड़े, तब ये निगेटिव फोकल लेंथ मिलेगी, यानी कि डाइवर्जन हो आपके पास, ठीक है। अब जब इतना पढ़ लिया है तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ये क्या होता है, एक साथ में दो या दो से ज्यादा लेंस को जोड़ करके एक लेंस बनाना, ठीक है। जब आपको डिजायर्ड पावर का लेंस नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक लेंस को जोड़ करके आप जो है बनाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट वही होता है कि इसकी जगह पे एक लेंस रख करके जो काम करते वही काम आपको दो लेंस से करना है, इस तरीके से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो पावर होता है वो एडिटिव होता है, फोकल लेंथ एडिटिव नहीं होती है, ठीक है। पावर एडिटिव होता है, फोकल लेंथ एडिटिव नहीं होती है। तो अगर पहले का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है और इसका f है, तो जो f होगा वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला है, जो ऑब्जेक्ट इसके लिए होगा और जो ये इमेज बनाएगा वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ओके, तो पहले लेंस के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं 1/b1 माइनस 1/u, 1/b1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, और दूसरे वाले के लिए जो b1 होगा u की तरह बिहेव करेगा, ये हो जाएगा 1/b2 यानी फाइनल b, 1/b2 या इसको फाइनल b लिख सकते हैं, b माइनस ये यहाँ पे b1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये
V1 हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा आपका क्या, 1/B माइनस 1/U इक्वल टू F1 प्लस F2। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? वन बाई बी माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस F2। ये वैल्यू जो है अगर इस लेंस के लिए लिखे हम 1/B माइनस 1/B इक्वल टू 1/F हो जाएगा। कंपेयर करें तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। पावर के टर्म में लिखें तो ये P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो पावर आपका एडिटिव है, जबकि फोकल लेंथ आपकी एडिटिव नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो कभी भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हो और आपसे उनका फोकल लेंथ पूछा गया हो तो आप क्या करो, हमेशा उन लेंस को के पावर को ऐड कर लो। पावर को ऐड करने के बाद P इक्वल टू 1/F की हेल्प से उसका फोकल लेंथ निकालना, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस। जब एक से ज्यादा लेंस आप यूज करोगे तो जो मैग्निफिकेशन m होगा वो उनके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है बेटा।